स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे मैंने आपको 3 लॉ बताए थे। फिर आपको मैंने बताया था आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सब आपको बताया था। तो आज मैं आपको कुछ सवाल बनवाता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो आपको मैंने बोला था कि मैं कुछ बायोलॉजिकल एग्जाम्पल भी दूंगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सवाल क्या क्या है। एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है विथ एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका है, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो है CH2O। अब कह रहा है कि इसी का एक सॉल्यूशन बनाया और वो सॉल्यूशन में उसका जो स्ट्रेंथ है वो है 3 ग्राम लीटर इनवर्स। अब कह रहा है कि दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.05 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो आपको जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसका आपको मोलर मास निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसे बनाएंगे कैसे हम, जो मैंने आपको थर्ड लॉ बताया था कल, मैंने आपको थर्ड लॉ बताया था। थर्ड लॉ बताया था कि वो सॉल्यूशन जिनके सिमिलर कंडीशंस पर जो सेम कंसंट्रेशन होता है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाता है। ये ऐसा करके मैंने आपको बताया था कि pi1 is equals to C1 RT and pi2 is equals to C2 RT if pi1 is equals to pi2, that is isotonic, then C1 is equals to C2। ये कल मैंने आपको बताया है। अब देखिए इसी को हम यूज करेंगे। ये दोनों ही आइसोटोनिक है, सो पाई ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू पाई ऑफ द ग्लूकोज। तो जब ऐसा है तो हम लिख सकते हैं आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या कि C नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू C ग्लूकोज, दैट इज। अब देखिए C जो है यहाँ पर, ये C मैंने आपको बताया, ये C जो है ये क्या है, मोलैरिटी है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ हम लिखेंगे 3/m, मतलब ये ग्राम पर लीटर है। इसमें हम अगर हमने सिर्फ मोलर मास से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा आपका, मोलैरिटी बन जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पर, 3/m इज इक्वल्स टू 0.05। अब m का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका 3/0.05 दैट इज 60। अब आप देखें कि मोलर मास आपका आ गया 60, तो हम इसे यूज करेंगे अब आगे क्या, n फैक्टर निकालो। अब n जो हम निकालते हैं मोल का समीकरण में बताओ क्या करिए कि यूज करिए इसे। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आएगा, 12 + 2 × 1 + 16 दैट इज
30। तो n इज इक्वल टू होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, दैट इज 60/30। 2 आया। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा वो देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा है मोल कंसेप्ट में। तो 2 इंटू कितना CH2O दैट इज C2H4O, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हमने देखा कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके। ये आपका पहला सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि SPM used in measurement of osmotic pressure। तो रियली ये करता क्या है, एसपीएम करता क्या है, एसपीएम का काम क्या है? तो यहाँ पे वर्क से पूछ रहा है एसपीएम का वर्क क्या है। तो एसपीएम का वर्क है, पहला ऑप्शन है सॉल्यूट मॉलिक्यूल pass through it। दूसरा कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट। तीसरा बोथ मतलब सॉल्वेंट एंड सॉलिड दोनों। और चौथा नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बताया है कि कल से यही बता रहा हूं मैं। देखो अब सॉल्यूट पास नहीं करता है, सॉल्वेंट पास करता है सिर्फ। और ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्वेंट ही क्यों पास करता है? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है और कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं कर सकता है, लिक्विड फेज में एसपीएम से पास नहीं कर सकता है। तो जो वेपर में इजीली आएंगे वो एसपीएम से पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये है आपका क्वेश्चन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में आपका कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल moves from ऑस्मोसिस में पहला ऑप्शन हायर वेपर प्रेशर, ये हायर एच लिखा है मैंने, हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर, बी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सी लोअर वेपर प्रेशर टू हायर वेपर प्रेशर, और डी हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर कल जो मैंने आपको कंक्लूजन्स लिखवाए थे, अगर आपको वो अच्छे से याद हो तो ये सवाल आप इजी बना सकते हैं। देखिए कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा
ऑस्मोसिस कम होगा, और ऑस्मोसिस कम होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। तो होता क्या है कभी भी कि जो सॉल्वेंट मूव करता है उसका वेपर प्रेशर हाई होना चाहिए। तो ये आपका पहला आंसर होगा। अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में बोले तो कंसंट्रेशन के टर्म में मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। ये गलत हो गया आपका, ये तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि ये वाला सही है, ये तो ऑलरेडी गलत है। और इसमें अगर हम अगर प्रेशर की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जाता है, हाई टू लो नहीं जाता। तो ये हमने समझा। अब आगे देखते हैं। नॉर्मली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर लो या हाई होता है उसको अगर समझना है आपको कि कैसे ऑस्मोटिक हाई या लो हम मानते हैं। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हाई या लो हम मानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अभी जहां कंसंट्रेशन हाई है वहां पाई क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन हाई है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, और वेपर प्रेशर लो हो जाएगा तो फिर ऑस्मोसिस भी कम होगा, एज अ प्रोसेस ऑस्मोसिस कम होगा। इसे याद रखिए, आप बहुत ही काम देगा आपको। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं, आदमी कंफ्यूज रहता है, ऑस्मोसिस कब हाई कब लो, वेपर प्रेशर कब हाई कब लो, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ बायोलॉजिकल एग्जांपल्स देखते हैं ऑस्मोसिस का और इसको समझते हैं। देखिए, देखिए मैंने आपको क्या बताया है, आपको बताया है कुछ टर्म्स बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आइसोटोनिक, उससे कम वाला बताया था हाइपोटोनिक, और ज्यादा वाला था जिसको मैंने बताया था, मैंने बताया था आपको हाइपरटोनिक। ये आपको बताया था। सेम कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक रियल टाइम एग्जांपल करो। आप क्या करो, एग लेके आइए, और एग का दो सेल होता है। एक सेल होता है जो ऊपर वाला हार्ड सेल होता है, और एक हार्ड सेल के बाद एक मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में। एग और हार्ड सेल के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है। वो जो मेम्ब्रेन होता है वो भी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है वो। तो आपको करना क्या है, उस एग को लेके आया और उसको HCl में डाल दीजिए। जब आप एग को HCl में डालोगे तो उसके ऊपर क्या होता है, CaCO3 का हार्ड सेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपने उसको HCl में डाला तो वहां एक रिएक्शन होगी और आपका बनेगा ये क्या, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये आपका बन के आएगा वहां पे। अब होगा क्या कि जो ऊपर वाला सेल है वो चला जाएगा आपका, और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो उसका जो नेक्स्ट सॉफ्ट वाला मेम्ब्रेन है, वो बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 तरह के सॉल्यूशन लेने हैं आपको। ये 3 तरह का सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं, ठीक है। देखो, आप 3 तरह के सॉल्यूशन लिया आपने। एक सॉल्यूशन में आपने सिर्फ वाटर लिया, एक सॉल्यूशन में आपने वाटर और प्लस हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट ले लिया, और एक फिर आप वाटर ले रहे हैं लास्ट में।
ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 बीकर है। आपको करना क्या है, देखो ये इसमें इस तरह से पानी है, सिर्फ यहां भी, यहां सॉल्ट प्लस वाटर है, यहां सिर्फ वाटर है। अब देखो आपने जो एग जिसमें हार्ट से घटा हुआ है, आपने उस एग को यहां डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया एग को। जब आपने एग को वहां डाल दिया तो एग के अंदर भी एक आपका सॉल्यूशन है, एक के अंदर भी एक सॉल्यूशन है और एक के बाहर भी आपका एक क्या है, एक सॉल्यूशन है। समझिए, सॉल्यूशन, दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। अब इन दोनों सॉल्यूशन में आपको दिखेगा क्या कि ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, ये इसको ऐसे 1 2 लिख देते हैं। अभी 1 2 वो तो लिखा ही मैंने, ये 1 लिखा ही और इसको 2 कर दिया। अब देखो, अब इन दोनों में आपका जो कंसंट्रेशन, अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन 1 वाले का हाई है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, 2 वाले का कंसंट्रेशन लो है, उसमें सिर्फ वाटर आ गया, है नहीं। तो जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट क्या होगा, यहां से अंदर की ओर आपका वाटर जाएगा इसके अंदर, और वाटर जाने के बाद जब आपने एग निकाला तो एग जो है वो स्वेल हो जाएगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर उसका, क्योंकि मेम्ब्रेन से होकर के जो बाहर वाले वाटर थे वो अंदर चले गए और वो स्वेल हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गई। अब फिर आपने क्या करना है कि इसी एग को फिर से इस वाले वाटर प्लस सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में आपको डाल देना है। आपने डाला, डालने के बाद जैसे आपने ये डाला, अब इस केस में क्या है, अंदर भी एक सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन, बाहर भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, बाहर वाले सॉल्यूशन में वाटर प्लस सॉल्ट है और इस केस में ये हायर कंसंट्रेशन, इस जगह पर आपका क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा और यहां क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा। और इस केस में अब जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट क्या होगा, यहां से यहां वाटर जो है बाहर की ओर आ जाएगा और जो एग आपने लिया वो एग का साइज फिर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और इस बार पहले वाले साइज से, जो साइज हमने यहां लिया था उससे भी छोटा हो जाएगा, एग का साइज उससे भी छोटा हो जाएगा। फिर उसी एग को ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाले एग को हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में डाला और ये सेकंड एक्सपेरिमेंट वाले एग को हमने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट डाल दिया। तो अब जब डाला तो उसके बाद फिर से जो थर्ड एक्सपेरिमेंट बाद जो साइज आएगा वो इस साइज के बराबर हो जाएगा आपका एग का। तो ये एक आपका एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से सॉल्वेंट जो है हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू मूव करते हैं। इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, और तब तक रहता है जब तक सॉल्यूशन आइसोटोनिक ना हो जाए। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, हमने देखा कैसे हुआ है, यहाँ पर किस तरीके से हुआ, रीजन क्या है। आगे हम बात करेंगे और भी कुछ एग्जांपल्स की कि क्या क्या आपके जो एग्जांपल्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कुछ बायोलॉजिकल एग्जांपल्स। देखिए कुछ एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस बायोलॉजिकल एग्जांपल। पहला एग्जांपल, किसी भी एनिमल
वाटर का जो सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। फिर इसी तरह वाटर सर्कुलेशन इन प्लांट्स। तीसरा जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ सीड्स। चौथा, कुछ हम ये भी एग्जांपल करते हैं क्या, ये बायोलॉजिकल एग्जांपल था लेकिन इसमें हम रियल टाइम एग्जांपल भी लेते हैं। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो ये हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। डिसैलिनेशन मतलब जो सी वाटर से हम जो वाटर निकालते हैं, ड्रिंकिंग वाटर निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया था, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो हम यहाँ यूज करते हैं। अब आगे चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। कभी कभी क्या हो रहा होता है कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे होते हैं, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो है, हमने जितना मॉलिक्यूल्स डाला उससे कम या ज्यादा हमें दिखता है। मतलब एग्जैक्टली हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना हमें दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए क्या है बात यहाँ पे। देखिए तो करना क्या आपने को, पहले तो हम समझते हैं हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ा है। देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा देखा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें मालूम है ये तो वेपर प्रेशर है ही, तो ये तो डिपेंड करता ही है वेपर प्रेशर पे। वीपी लिखता हूं मैं, वीपी वेपर प्रेशर। ये भी वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, ये भी वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, और ये तो हमने देखा ये भी वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये सभी जो है जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये सभी वेपर प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। और वेपर प्रेशर जो है वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स पे। तो है क्या बात, जैसे हमने क्या किया है, ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और यहां जो ये आपका इस तरीके से या कहीं कहीं इस तरीके से आपका सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के आने की वजह से ये जो ब्लू वाले सरफेस पे आ गए वो अंदर भी है कहीं कहीं, पूरी तरह से होमोजेनियसली मिक्स है, ये इस तरीके से मिक्स है। तो अब हुआ क्या कि ब्लू वालों के सरफेस पे आने की वजह से ये ब्लैक सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हुआ है तो पहला वाला भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा, ये दोनों तीन ये सभी की सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो जो ये आपका वेपर प्रेशर है वो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, ये ऐसा है। अब दिक्कत क्या होती है कभी कभी कि मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने माना 1 मोल ऑफ NaCl मैंने पानी के अंदर डाल दिया।
अभी मैं तो जान रहा हूं कि 1 मोल ऑफ NaCl में कितने कितने यूनिट्स होंगे 6.023 into 10 to the power 23। ये किसी किसी उसमें 22 ही है, 22 ही ले लेते हैं। तो 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स ऑफ NaCl होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हमने NaCl 1 मोल लिया जिसमें यूनिट्स थे इसे कितने यूनिट्स में लिखता हूं 6.022 into 10 to the power 23। लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद ये आपका Na++Cl- और सॉल्यूट पार्टिकल ये आपका बन गया कितना 6.022 into 10 to the power 23 और ये भी आपका आएगा 6.022 into 10 to the power 23। यानी दोनों यानी अब जो एग्जैक्ट आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इन दोनों को ऐड करके हैं और ये है आपका 12.044 into 10 to the power 23। तो ये डबल पार्टिकल हो गए और जब पार्टिकल डबल हो गए इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी डबल कम होगा और वेपर प्रेशर डबल कम होगा तो ये भी डबल कम होगा, ये भी डबल कम होगा, ये भी डबल कम होगा, ये भी डबल कम होगा। तो इसे ये जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुआ है तो इसे हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन। इसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सो इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑन qualitative properties। तो हमने माना कि यहां जो डिसोसिएशन हो रहा था आपका वो डिसोसिएशन 100% हो रहा था। कभी कभी डिसोसिएशन 100% होगा नहीं तो वहां आपको अल्फा देकर के अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद करिए मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया है। तो देखिए अब होगा क्या, मान लीजिए मैंने एक लिया AN, ये Na बन गया। अब मान लीजिए मैंने ये 1 मोल लिया था स्टार्टिंग में, कितना लिया था 1 मोल। अब 1 मोल लिया है और at t equals to 0 पर ये 0 है, at t equals to t पर ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा और ये n अल्फा। अब हम क्या करेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स आएंगे तो वो आएंगे nt is equals to 1 minus alpha plus n alpha। ये इतना आएगा आपका। तो देखिए हमने क्या किया, हमने देखा यहां पर एक्चुअली कि सॉल्यूशन में हमने 1 मोल डाला, सॉल्यूशन में हमने 1 मोल डाला है, सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में हमने 1 मोल डाला, लेकिन इफेक्ट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कितने का 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा का इफेक्ट मिल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करते हैं एक I डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। और ये वांट हाफ फैक्टर क्या होता है तो फाइनली जितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन इनिशियली हमने लिया कितना था यानी NF अपॉन NI, ये आपका वांट हाफ फैक्टर होता है। तो ये हमने देखा वांट हाफ फैक्टर निकालते हैं किस तरीके से। अब वांट हाफ फैक्टर का क्या एप्लीकेशन है तो कितनी बार अपने को क्या करना पड़ता है कि हम जब इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन जब हम कंसीडर करेंगे तो उस केस में जो इफेक्ट है वो इतने टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि यहां पे अब हमें करना क्या है, आई हमने निकाला है। तो जैसे अब हम
में हमने ये डेल्टा पी बाई पी लिया है और ये आपका थ्योरेटिकल है बिना डिस्कशन का, और हमें ऑब्जर्व निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा पी बाई पी, इस तरीके से एक्चुअली ये थ्योरेटिकल होगा और ये आपका ऑब्जर्व होगा। आई इंटू कर देंगे हम तो ये आपका आ जाएगा। अब इसका हम फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हैं, आई इंटू ये कितना होगा आपका, ये होगा, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होता है आपका डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह आगे अगर हम चले फिर देखिए, जैसे अगर नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर चले हम, तो डेल्टा टी बी ये आपका ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। और ये थ्योरेटिकल का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, होता है के बी इंटू एम, ये आपका आ गया ऑब्जर्व। इसी तरह दूसरे वाले के भी हम यूज कर सकते हैं, यह आएगा आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल, दैट इज आई इंटू के एफ इंटू एम। और फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी देखिए क्या करेंगे हम, ये होगा आपका पाई ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू आई इंटू पाई थ्योरेटिकल, दैट इज पाई ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी, ये आ गया आपका। तो आपने देखा किस तरीके से हम ये आई को हम यूज करते हैं, कैसे ये आपका बनता है। अभी यही सब चीजें आपके एसोसिएशन में भी लगेगा। फॉर एग्जांपल देखिए क्या होता है, आगे चलते हैं। ये देखिए एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन, इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का एग्जांपल देखते हैं हम, क्या होता है, CH3COOH, ये बेंजीन में ये बन जाता है आपका CH3COOH, और ये आपका COH CH3। इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होता है कि एसोसिएट हो जाता है। अब अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, तो मैंने आपको ये बताया है, इसका एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं कि Na is equals to An। अब करना क्या है, अगर ये 1 मोल है और स्टार्टिंग में 0 होगा तो 1 माइनस अल्फा, और ये होगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा बाई एन एट t इक्वल्स टू 0 पर, और ये t इक्वल्स टू t पर। आई निकालेंगे हम, आई इक्वल्स टू होगा आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन 1। बाकी सब वही प्रीवियस वाले ही रहेंगे, बस आई का वैल्यू चेंज होगा, जो वैल्यू आपका एसोसिएशन जाएगा। बाकी सब उसी तरह लिखेंगे हम, दैट इज डेल्टा पी बाई पी
ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा पी बाई पी इंटू, ये आपका एक्चुअली क्या है, थ्योरेटिकल है। फिर आपका डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल, फिर डेल्टा टी बी टी एफ, टी बी तो हो ही गया, ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी एफ एंड पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू पाई थ्योरेटिकल। सब कुछ वही रहेगा, बस डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिफिशन में आई के वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको यही वैल्यू सेम, ये चीजें अगर आपको इक्विलिब्रियम में याद हो, इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से हम ये निकालते हैं डिग्री ऑफ डिफिशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिफिशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम यूज करते हैं। हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इफेक्ट देखते हैं एसोसिएशन और डिफिशन का। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का या ऑस्मोसिस का हमने एक एग्जांपल देखा, एक बायोलॉजिकल एग्जांपल देखा, और भी सेवरल एग्जांपल्स देखे, कुछ सवाल हमने बनाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।